हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के जो एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्नों को ज्योग्राफी विषय से फ्रेम किया गया है, किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, उससे इम्पॉर्टेंट या उनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कंसेप्ट हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले भी हमने ये चर्चा की थी कि इसे हम सेगमेंट वाइज चर्चा में ला रहे हैं। अभी तक हमने ज्योग्राफी विषय के जियोमॉर्फोलॉजी से वर्ष 2024 से लेकर 2013 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और हम एक नई कड़ी शुरू कर चुके हैं, जैसे जलवायु विज्ञान से विगत वर्षों में किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है। जलवायु विज्ञान के ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चर्चा करेंगे कि जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और आज के सेशन का हम जलवायु विज्ञान से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, अब देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3 के रूप में है, तो कौन से कथन सही है हमें ये बताना है। पहला कथन है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनियमन करती हैं। दूसरा कथन है, स्थानीय पैमाने पर गर्म जलधाराएं आर्कटिक अक्षांशों में तटों पर संतुलनकारी प्रभाव लाती हैं। तीसरा कथन है, ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं कर पाती हैं। और चौथा है, घनत्व में अंतर के कारण भी महासागरीय जल में प्रवाह हो सकता है। अब आपके पास कूट है, ऑप्शन ए 1, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 वाले परीक्षा में ये प्रश्न फ्रेम किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। अब हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की। हम सभी जानते हैं महासागरीय धाराएं हम दो रूप में हैं जो मुख्य रूप से जानते हैं, एक तो गर्म जल धाराएं, दूसरी ठंडी जल धाराएं। वे जल धाराएं जो कहां से, ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, उन्हें हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत कम है और जहाँ तापमान कम है तो यहाँ से जो धाराएं आती हैं वे ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। और विषुवतरेखीय क्षेत्र से जो जलधाराएं ऊपर की ओर या उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं वे गर्म जलधाराएं कहलाती हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, जो ठंडी जलधाराएं हैं वो जब गर्म जलधाराओं की ओर आती हैं या ठंडी जलधाराएं या ध्रुवीय जलधाराएं जब इस स्थान से ऐसे होती हुई बहेंगी, प्रवाहित होंगी, तो ये अपने स्थान में बीच में आने वाली जो जलधाराएं हैं उन्हें क्या करती जाएंगी, ठंडी करती जाएंगी, है ना। इस स्थान से गुजरते हुए ये अत्यधिक ठंडी जलधाराएं क्या करेंगी, यहाँ वाले क्षेत्र को क्या करती जाएंगी, ठंडा करती जाएंगी। और जो गर्म जलधाराएं हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बहती हैं, जिन्हें हम उष्ण जलधाराओं के रूप में जानते हैं, उष्ण जलधाराएं क्या करेंगी, जब इस तरीके से इस स्थान से होकर गुजरेंगी तो उष्ण धाराएं इस स्थान से जाते हुए क्या करेंगी, इस रीजन को गर्म करती जाएंगी, है ना, और फिर ऊपर की ओर बहती हैं। हम सभी जानते हैं जो अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर से यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय जलधाराएं आगे की ओर बहती हैं, ठीक है, ये जलधाराएं जब अमेरिका के पास जाती हैं, यहाँ गर्म जलधाराएं, तो यहाँ के क्षेत्र को क्या करती हैं, गर्म करने की कोशिश करती हैं। और यही जलधाराएं जब यूरोप में नॉर्वे की तरफ जाती हैं तो यहाँ भी इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत और भी जो स्थान पर, यहाँ इसी बिंदु पर और इसी अक्षांश पर और जो स्थान है उनसे इन स्थानों की तुलना में ये स्थान क्या होगा, गर्म होगा। क्यों? क्योंकि गर्म जलधाराएं, अटलांटिक महासागर से निकली हुई गर्म जलधाराएं नॉर्वे के पास जाकर यहाँ वाले क्षेत्र को गर्म करने की कोशिश करती हैं, तो जो आसपास वाला क्षेत्र है जो ठंडा है, इसी अक्षांश पर स्थित है, वो इसकी तुलना में ठंडा होगा, है ना। अब हम हमारे कथनों पर विचार करते हैं। जैसे पहला कथन है कि महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनियमन करती हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक तापमान है, ज्यादा तापमान प्राप्त होता है, और यहाँ तापमान कम प्राप्त होता है ना।
इस रीजन में विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ तापमान अधिक है और यहाँ तापमान कम है, लेकिन जलधाराएं क्या करती हैं, यहाँ से गर्म जलधाराएं ऊपर की ओर बहती हैं और यहाँ से ठंडी जलधाराएं आती हैं। तो इस रीजन से ये इस रीजन को गर्म करती हैं और ये ठंडी जलधाराएं यहाँ पर आके इस क्षेत्र को ठंडा करने की कोशिश करती हैं। इसका मतलब ये क्या कर रही हैं, तापमान का विनियमन करती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए अगर पृथ्वी पर ये गर्म और ठंडी जलधाराएं प्रवाहित ना हो तो अधिकांश स्थान रहने योग्य नहीं रहेगा, है ना। तो जरूरी क्या है कि ध्यान रखिए जो ये जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं गर्म से ऊपर की ओर, ठंडी नीचे की ओर, इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर ताप का जो वातावरण है अत्यधिक विनियमित रहता है। तो हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है, स्थानीय पैमाने पर गर्म जलधाराएं आर्कटिक अक्षांशों में तटों पर संतुलनकारी प्रभाव पैदा करती हैं। ये बात भी सही है क्योंकि जो गर्म जलधाराएं या उष्ण जलधाराएं हैं ये जैसे ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती हैं, यहाँ से ये ठंडे क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो जो ठंडे क्षेत्र, आर्कटिक अक्षांश यानी ठंडे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ तटों पर संतुलनकारी प्रभाव पैदा करती हैं। ठंडा क्षेत्र है तो उसे वे क्या करती हैं, गर्म करने की कोशिश करती हैं जिससे वह बहुत अधिक ठंडा नहीं हो पाता। तो संतुलनकारी या संतुलन को बनाने का प्रयास करती हैं। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तीसरा कथन क्या है, ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं कर पाती। ये कथन गलत है क्योंकि जो ठंडी धाराएं हैं ये जब ऊपर की नीचे की ओर आती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर आती हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में आती हैं तो तापमान में गिरावट करती हैं। ठंडी जलधाराएं इतनी ठंडी होती हैं कि यहाँ पर तापमान में गिरावट करती हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है, नहीं कर पाती। तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। चौथा कथन देखते हैं। चौथा कथन है, घनत्व में अंतर के कारण भी महासागरीय जल में प्रवाह होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो घनत्व, देखिए जो यहाँ पर महासागरीय क्षेत्र है, ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र में आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास, फिर यहाँ पर जो महासागरीय क्षेत्र है और यहाँ जो महासागरीय क्षेत्र है, इनमें तापमान में भी अंतर होता है, इनके दाब में भी अंतर होता है और जो जल यहाँ मौजूद है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी अंतर होता है। तो तापमान में अंतर की वजह से, दाब में यानी प्रेशर में अंतर की वजह से, ठीक है, इनके आयतन में अंतर की वजह से, इन सभी की वजह से जो महासागरीय जलधाराएं हैं इनमें भी या इनके घनत्व में भी अंतर पाया जाता है। तो घनत्व में अंतर की वजह से भी महासागरीय जल में प्रवाह होता है। तो चौथा कथन क्या है, सही। तीसरा कथन क्या था, गलत। 1, 2 और 4 कथन सही है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पवन और चक्रवात से होने वाली क्षति के खतरा क्षेत्र को आरोही क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों और राज्यों को क्रमबद्ध कीजिए। देखिए भारत में पवन और चक्रवात से होने वाली जितनी क्षतियां होती हैं, चाहे हम भारत के पूर्वी हिस्से की बात करें या पश्चिमी हिस्से की बात करें, इनमें जो खतरा आरोही क्षेत्र में यानी किस क्षेत्र में, कम फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा यानी बढ़ता हुआ जो क्रम होगा उसके आधार पर हमको क्षेत्रों और राज्यों को यहाँ जमाना है। ठीक है, आपके पास है पूर्वी तटीय मैदान, राजस्थान, महाराष्ट्र का अधिकतर भाग, कर्नाटक जिसके तटीय क्षेत्र को यहाँ छोड़ दिया गया है। कुछ है 1, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी है 2, 3, 4, 1। यूजीसी ने दिसंबर 2021 में यह प्रश्न फ्रेम किया गया था। अब इस प्रश्न की यदि हम बात करें और हम बात करें भारत के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र की, तो ध्यान रखिएगा जितने भी दुनिया भर में चक्रवात आते हैं वो चक्रवात, या हम भारत की बात करें तो भारत में औसतन एक वर्ष में 2 से 4 चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें जो सर्वाधिक वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में देखे जाते हैं, तो वह पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, या आप कह सकते हैं भारत का पूर्वी तट। भारत का पूर्वी तट दरअसल उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होने वाले सर्वाधिक क्षेत्रों में से शामिल है, या आप कह सकते हैं कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है, तो उसमें सबसे पहले आएगा पूर्वी क्षेत्र जिसमें पश्चिम बंगाल वाला रीजन शामिल है। ठीक है, और यहाँ बात करें जो पश्चिमी क्षेत्र की तो ये इसमें कम शामिल है। ठीक, फिर भी जो गर्मी का समय है, गर्मी के समय में मई से जुलाई के बीच सर्वाधिक
तेज जो पवनें चलती हैं राजस्थान के कुछ हिस्सों को वे प्रभावित करती हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन उस कदर नहीं जितना कि पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सही आंसर की। तो देखिए, सबसे ज्यादा हमने बात की कि पश्चिमी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पूर्वी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है। तो इसका मतलब कि पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में है। और देखिए पूर्वी क्षेत्र कहां पर है, 1 नंबर पर। लेकिन हमें क्या बताना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो हमें सबसे पहले देखना होगा वह कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक कम क्षेत्र, जहां पर सर्वाधिक कम या बहुत ही कम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव देखा गया हो। तो ध्यान रखें, ये रीजन है कर्नाटक। कर्नाटक वह क्षेत्र है, खासकर यदि हम तटीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो कर्नाटक में सबसे कम प्रभाव देखा जाएगा। किसका, चक्रवात का या बहुत तेज चलने वाली पवनों का। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक से ज्यादा लेकिन यह भी कम प्रभावित क्षेत्र है हमारे ऑप्शन की बात करें यदि तो। ठीक है, फिर आएगा राजस्थान, ध्यान रखिएगा। राजस्थान थोड़ा सा प्रभावित होता है लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र की तुलना में थोड़ा ज्यादा। हमने बात की क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्मी के समय में बहुत तेज पवनें चलती हैं जो इस रीजन को प्रभावित करती हैं, जो यहाँ पर मृदा वाला हिस्सा है शुष्क कर देती हैं उसे, और वो फिर डिवाइड भी हो जाता है कई बार। ठीक है, और इसके बाद पूर्वी तट, चूंकि पूर्वी तटीय मैदान है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो वो नंबर 1 की लास्ट में आएगा आरोही क्रम के मुताबिक। तो 4 3 2 1 देखिए कहां पर है ऑप्शन में, 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है। 4 3 2 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पछुआ पवन से अधिक संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है प्रचंड पचासा, फ्यूरियस फिस्टीज, ठीक है, दूसरा है बॉयल का गैस नियम, तीसरा है वॉकर परिसंचरण और चौथा है रॉसबी तरंग। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पछुआ पवन से अधिक संबंधित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, हमने इस पे चर्चा की। कूट पे देखिए, कूट में ए है 1 और 2 यानी 1 और 2, 4 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। ठीक है, देखिए अब पछुआ पवन से संबंधित प्रश्न ये फ्रेम किया गया है। पछुआ पवन यानी अब आपको ये बताना है कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी पवनों का हमने देखा है कि एक सिस्टमैटिक क्रम है। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में हम सभी जानते हैं कि जो पवनें पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उनकी उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा अलग है, दक्षिणी गोलार्ध में उनकी प्रवाहित होने की दिशा अलग है। ठीक, वैसे ही यदि ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पवनें हैं और इनकी प्रवाहित होने की दिशा की हम बात करें तो ये दिशाएं अलग हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये दिशाएं कैसे बनती हैं, तो किसी क्षेत्र में ठंडी पवनें किस ओर है और गर्म पवनें किस ओर हैं। और ये हमने अभी जैसे पढ़ा, जैसे जलधाराएं काम करती हैं वैसे ही पवनें भी काम करती हैं। जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर पवनें या उनकी दिशा किस पर आधारित होगी कि वे कैसे प्रवाहित होंगी। ठीक है, तो जब बात किया जाएगा या बात की जाएगी पछुआ पवनों के बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे। देखिए, जो प्रचंड पचासा है या फ्यूरियस फिस्टीज है, ये पछुआ पवन से संबंधित है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी में हम सभी जानते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। फिर उसके बाद उपोष्ण, हम फिर ऊपर उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर बात करते हैं, उपोष्ण उपध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं। और ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ में जब पवनों की दिशा होती है, पवन अपने उसमें किस ओर, दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और साउथ में पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। किसकी वजह से, कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से, है ना। कोरियोलिस बल क्या है, पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन करने की वजह से जो वायु में विक्षोभ उत्पन्न होता है उसी को कोरियोलिस बल या विक्षोभ के पीछे जो बल कार्य करता है उसे कोरियोलिस बल हम कहते हैं। ठीक है, और ये भी हम सभी जानते हैं कि पवनों की दिशाएं इसी कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जब हम उपध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदावी क्षेत्र हम उसे कह देते हैं। ठीक है, और ये है उपोष्ण कटिबंधीय या माफ कीजिए उपोष्ण उच्च वायुदाब। ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब
ये उपद्रवी क्षेत्र। और ठीक ऐसे ही ये साउथ वाले जो हिस्सा है इसमें भी होता है, ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं नॉर्थ वाले क्षेत्र की, उत्तरी रीजन की, तो यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली पवनें हैं उनकी दिशा ध्यान रखें क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, पछुआ पवनें यानी यहाँ पर प्रवाहित होने वाली पवनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो उपोष्ण वाले क्षेत्र से कहाँ की ओर बहेंगी, ऊपर की ओर जा रही हैं। क्यों? गर्म वाले क्षेत्र से ऊपर की ओर जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और अपनी ओर ये बाईं ओर माफ कीजिए, अपनी दाईं ओर मुड़ गई, उत्तरी गोलार्ध में है। जब हम दक्षिणी गोलार्ध की इन पवनों की बात करेंगे तो इनकी दिशा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनकी दिशा होगी कुछ इस तरीके से। और यही पवनें दरअसल पछुआ पवनें कहलाती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर चीजें याद रहनी चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रचंड 50 की, ठीक है, प्रचंड 50 कौन सी पवनें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस रीजन में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 से 65 के बीच में, कितना, 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो पवनें चलती हैं ये बहुत तेज चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध यानी जिस रीजन में वो, जिस दक्षिणी गोलार्ध वहां पर जहां रहने योग्य स्थान क्या है, हम सभी जानते हैं क्या है, कम है ना, क्योंकि ये क्षेत्र की, इस क्षेत्र पर चलने वाली जो हवाएं हैं वे अधिक स्थायी होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अत्यधिक स्थायी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री के मध्य जो चलती हैं वहां पर हम सभी जानते हैं स्थलीय भाग के अधिक होने की वजह से, स्थलीय भाग ना कि माफ कीजिएगा, जब हम इस हिस्से की बात करेंगे तो स्थलीय भाग का अभाव है, अधिक नहीं है। उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है। तो स्थलीय भाग की अभाव की वजह से ज्यादा स्थायी होती हैं यहाँ पवनें, ठीक है। जब स्थलीय भाग कम है इसका मतलब पवनों की जो दिशा है, पवन जहां से प्रवाहित हो रही है, अवरोध कम होगा। अवरोध कम होने की वजह से ये क्षेत्र क्या होगा, स्थायी होगा। किस लिहाज से? पवनों के लिहाज से। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें प्रवाहित होती हैं वे जो स्थलीय भाग का अभाव है इस कारण अधिक प्रचंड वेग के कारण चलती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें जो अधिक प्रचंड वेग से चलती हैं इन्हें ही प्रचंड 50 कहा जाता है। तो ध्यान रखें, पछुआ पवनों के क्रम में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग के अभाव होने की वजह से इन पवनों को प्रचंड 50 पवनों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इन्हें गरजना चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि पछुआ पवनों के संबंध में ही इनमें से 4 और कौन सी चीज है जो जुड़ी हुई है, तो जब हम बात करेंगे बॉयल के नियम की, तो ध्यान रखें बॉयल का नियम पवनों के संबंध में नहीं है, ये आदर्श गैस के संबंध में है। यानी जो आदर्श गैस है उस आदर्श गैस के दाब और आयतन में क्या संबंध है इसे बताता है बॉयल का नियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बॉयल का नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर, यानी जब ताप क्या है, कांस्टेंट है, बॉयल के नियम में कहा गया है कि नियत ताप पर जब तापमान कांस्टेंट है तब गैस का आयतन दाब के आयतन को यदि हम V मान लें, गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ध्यान रखें, प्रेशर दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहां पर क्या कांस्टेंट होना चाहिए, ताप कांस्टेंट होना चाहिए नियत ताप पर, ठीक है। ये है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहीं भी पछुआ पवन से संबंधित नहीं है, इसे हटा दीजिएगा। यदि हम वॉकर परिसंचरण की बात करें तो वॉकर परिसंचरण की उत्पत्ति दरअसल उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध भी इससे नहीं है, जबकि जो रौसवी तरंग है इसका संबंध पछुआ पवन से है। यानी यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की तो 1 और 4 यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि रौसवी जो तरंग है, रौसवी वेव है, ये कैसे उससे जुड़ी हुई है, तो ये उच्च क्षोभ मंडल में, ध्यान रखें, बहुत ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में, हमने क्षोभ मंडल पढ़ा है ना, तो ये उच्च क्षोभ मंडल वाले क्षेत्र में वायु की विशाल लहरदार गति है, ठीक है, ये वायु की विशाल
लहरदार गति है और इससे संबंधित है 1 और 4। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय गैस सही प्रतीक द्वारा नहीं दर्शाई गई है? इसका मतलब आपको वायुमंडलीय गैस के प्रतीक, उनके चिन्ह, उनके सिंबल भी याद रखने हैं, ठीक है। अब प्रश्न है, हमारे प्रश्न में है ए नियॉन जिसमें Ne लिखा हुआ है, दूसरा है हीलियम He, नाइट्रस ऑक्साइड NO, क्रिप्टॉन के कैपिटल R, ठीक है। कूट है ए 1 2, बी है 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है 1 और 4। यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ठीक है, तो देखिए नियॉन हम सभी जानते हैं, नियॉन है ना, नियॉन को हम Ne से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। हीलियम को हम He से दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर। नाइट्रस ऑक्साइड को हम N2O से दर्शाते हैं, यहाँ यह गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O और क्रिप्टॉन यानी कैपिटल K और स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ 2 चीजें गलत हैं, तीसरा और चौथा। जब हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रतीक द्वारा नहीं दर्शाया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 और 4 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबद्ध नहीं है? आपके पास ऑप्शन है चक्षुभित्ति, सर्पिल पट्टी, वलयाकार पट्टी, एक, या आप कह सकते हैं एक मान सर्पिल। यूजीसी नेट के दिसंबर 2021 वाले सेशन में ही ये प्रश्न भी पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम सभी जानते हैं, इससे पहले हमने इस पर चर्चा भी की है। यदि हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो ये पवनों का हमने पढ़ा था, एक पवनों की आरोहण से ये बनता है, बहुत तेज क्या है ये, आप कह सकते हैं तूफान या वायु का बहुत तेज एक ये ऊपर की ओर उठने वाला बंच, ठीक है, जिसकी वजह से आसपास वाले क्षेत्र को जान और माल की हानि हो सकती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात काफी विनाशकारी होते हैं, ये हमने देखा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें, इसके भाग की बात करें, तो ये हिस्सा, बीच वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, इसके ठीक नीचे ये इस चक्रवात की आंख है, जिसे चक्षु कहा जाता है। किसकी? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, यानी यह क्या है, आई है। किसकी आई है? यह इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, ठीक है। अब ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये इस आई की क्या है, भित्ति है, दीवार, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, आई वॉल। ये किसकी आई वॉल है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आई वॉल है। इस रीजन पर ध्यान रखें, इस रीजन पर जहां पर ये आई वाला क्षेत्र है, यहां वायु नीचे की ओर आती है, या आप कह सकते हैं कि ये रीजन बिल्कुल साफ होता है, यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ होता है। जो आई वॉल है, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ पर ध्यान रखें अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद वाला जो हिस्सा कहलाता है, वह कहलाता है सर्पिल पट्टी। ध्यान रखिएगा, वह क्या कहलाता है, सर्पिल पट्टी। इस रीजन की बात करें, वायु का यहाँ आरोहण होता है, इसके बाद जो सबसे बाहरी जो लेयर कहलाती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, वह है वलयाकार पट्टी। क्या है? वलयाकार। तो ध्यान रखें, यहाँ जो एक मान सर्पिल पट्टी है, आप कह सकते हैं एक मान सर्पिल, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जुड़ी हुई संरचना नहीं है, या उष्णकटिबंधीय चक्रवात से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज कुछ खास और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, या आप कह सकते हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़ी हुई हमने कई सारी चीजें यहाँ पढ़ी हैं, कवर की हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएं, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, पढ़ते रहिए।